हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास का आज हमारा होने जा रहा है डे 9 यानी 9 नंबर का क्लास। और दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट यानी जे टेट 2025 के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं टॉप 30 प्रीवियस के क्वेश्चन को, जो दोस्तों मैनी टाइम्स रिपीटिंग हो चुका है टेट के एग्जामों में। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप लोग को मैच जो है देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल से आप लोग का आईपीएल शुरू होने जा रहा है। तो मैच आप लोग के लिए उतना जरूरी नहीं जितना कि दोस्तों पढ़ाई जितना कि स्टडी, क्योंकि दोस्तों ये गारंटी है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 2025 को आराम से हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अभी आप लोग का टाइम है, तो जितना हो सके आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर के सवाल पे आते हैं। पहला नंबर का सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का उदाहरण नहीं माना जाता। ऑप्शन ए में है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या फिर हाइपर एक्टिविटी अत्यधिक सक्रियता। तो दोस्तों बहुत बार आप लोग का सवाल में पूछा जाता है कि पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये सभी दोस्तों डिसलेक्सिया कहा जाता है। गणित में जिसको कठिनाई होती है उसको डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। लिखने से संबंधित विकारी यानी लिखने में जिसको कठिनाई होती है उसको डिसग्राफिया कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है कि अधिगम अक्षमता का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी यानी अत्यधिक सक्रियता, जो कि एक अधिगम अक्षमता का उदाहरण नहीं है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का सवाल है कि एनसीएफ 2005 में कितने प्रमुख क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो एनसीएफ 2005 में दोस्तों प्रमुख क्षेत्र जो है 5 शामिल किए गए हैं। ठीक है, भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, ये 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किए गए हैं एनसीएफ 2005 में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित भाषा अधिगम यंत्र यानी लैड क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग लैड के फुल फॉर्म को जान लीजिए, क्योंकि लैड का फुल फॉर्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप लोग का एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो लैड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो लैड क्या है आप लोग का, लैड आप लोग का होता है भाषा को सीखने की एक जन्मजात मानसिक क्षमता। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेज में बच्चा काल्पनिक खेल यानी प्रिटेंड प्ले खेलना शुरू करता है। 4 ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों आप लोग को राइट ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा काल्पनिक खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, काल्पनिक खेल का एक दूसरा नाम आप लोग का होता है नाटकीय खेल। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है दोस्तों, नाटक करना शुरू करता है यानी दिखावे का खेल खेलना शुरू करता है। तो ये कौन सा स्टेज में होता है, याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। और ये कब होता है दोस्तों, 2 से लेकर 7 वर्ष जब बच्चा होता है तब दोस्तों ये दिखावे का खेल खेलता है, एक काल्पनिक खेल खेलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि क्लास में यानी कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो शिक्षक को इस पोजीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में दोस्तों आप लोग का राइट ऑप्शन को चुनना है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन और बी, यानी शिक्षक को दोस्तों अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, यानी अलग टेक्निक से इसको समझाना पड़ेगा जब तक कि दोस्तों बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आप लोग का सवाल है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जहां पर दोस्तों बच्चे को समान रूप से पढ़ाया जाता है, समान रूप से शिक्षा लेने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, चाहे दोस्तों बच्चा गरीब हो, अमीर हो या फिर विकलांग हो। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समानता और समावेशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। ठीक है, बच्चों की लंबाई और वृद्धि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाइएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है कि बालकों में समस्याओं को हल करने की क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे विकसित की जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर देकर दोस्तों समस्याओं को हल करने की क्षमता को विकसित की जा सकती है बालकों में, बच्चों में।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान और सर्वेक्षण। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा कौन दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी चर्चा और सर्वेक्षण के माध्यम से दोस्तों बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितना हो सके दोस्तों आप लोग भी अपने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग का प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही अच्छा साधन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में आप लोग का सवाल है कि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, सही बात है, और बढ़ता भी है। हर कोई बच्चा दोस्तों गति से सीखता है और बढ़ता है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विकास का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत एंड संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का सिद्धांत, ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी विकास का सिद्धांत। तो हर बच्चा अपनी गति से सीखता है और बढ़ता है, और यह सिद्धांत है दोस्तों विकास का सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में सवाल है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर गति के विकास। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी विकास के दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एक ईवीएस शिक्षिका, यानी एक ईवीएस का मैम है, अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान, हम सर्दियों के टाइम में ऊनी कपड़े क्यों सहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऊनी कपड़ों को पहनकर हम लोग सहज महसूस क्यों करते हैं, ये दोस्तों एक शिक्षिका अपने छात्रों से पूछ रही है और जवाब देने के लिए कह रही है। तो इस तरह का प्रश्नों को क्या कहा जाता है दोस्तों, कौन सा प्रश्न कहा जाता है ऐसे टाइप के सवाल को। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस प्रकार के सवाल को जो तो विश्लेषणात्मक प्रश्न कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में आपका सवाल है कि परिवार यानी फैमिली एंड नेबरहुड, यानी परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है। द्वितीयक एजेंसियां, प्राथमिक एजेंसियां, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां या फिर मध्य एजेंसियां। तो परिवार एवं पास पड़ोस दोस्तों बच्चों के सामाजिकरण की क्या है, याद रखिएगा प्राथमिक एजेंसियां होती है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन आलंबन के उदाहरण है, आलंबन के एग्जाम्पल है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण एंड रट कर दोहराओ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 5 नंबर को छोड़कर ये सभी के सभी दोस्तों आलंबन के उदाहरण हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आप लोग का सवाल है कि एक अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को डैश को समझाना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक रुकावट या फिर एक गुण और साधन। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को एक गुण और साधन को समझाना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का है दोस्तों क्या आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी अभिप्रेरणा एक वैसी अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से होती है। ये आंतरिक प्रेरणा यह जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, सही रूप से दर्शाता है। और ये सब जितना भी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये बाह्य अभिप्रेरणा को सही रूप से वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में सवाल है कि पोस्टर डैश का उदाहरण है। ठीक है, 3D सामग्री, दृश्य सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री या फिर ग्राफिक सामग्री। तो पोस्टर आप लोग का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों किसका, ग्राफिक सामग्री का। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
18 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक यानी एक टीचर गणित कक्षा में रोल प्ले, ठीक है, रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का मनोरंजन, बच्चों का बहिर्वेशन, अनुशासन बनाए रखना या फिर बच्चों को व्यस्त रखना। तो अगर एक शिक्षक यहाँ पर गणित शिक्षा में रोल प्ले का विधि का उपयोग करती है, तो इसका उद्देश्य और कुछ नहीं दोस्तों, बच्चों का बहिर्वेशन करना है, यानी बच्चों से सवाल और खुद से सवाल करता है, यही दोस्तों बहिर्वेशन का मतलब होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के समावेश के संदर्भ में, ठीक है, उच्च प्राथमिकता किस वर्ष तक सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? यहां पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आप लोग का सी, यानी 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में सवाल है कि डिस्फेजिया का मुख्य अर्थ क्या है? स्मरण शक्ति में कमी, भाषा समझने और व्यक्त करने में कठिनाई, सुनने में समस्या या फिर शारीरिक गतिशीलता में कमी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डिस्फेजिया का मुख्य अर्थ क्या होता है दोस्तों? भाषा समझने और व्यक्त करने में इसको कठिनाई होती है, डिस्फेजिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों भाषा जब भी आप लोग का दिखा रहे, भाषा जब भी आप लोग को देखने मिले, वो दोस्तों समझ जाइएगा कि डिस्फेजिया से संबंधित विकार को ही भाषा कहा जाता है। तो भाषा समझने और व्यक्त करने में कठिनाई जिसको होता है, उसको डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है, सोर्स नहीं है? पाठ्य पुस्तक, मानचित्र प्रदर्शन या फिर नमूना मॉडल। आंसर हो जाएगा इस सवाल का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रदर्शन। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम का संसाधन आप लोग का नहीं है, कौन सा? याद रखिएगा, प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में आप लोग का सवाल है कि हरप्रीत अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ठीक है, यह डैश की ओर संकेत करती है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना या फिर आकलन का सीखना। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी ओर संकेत करती है? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी यह सीखने का आकलन की ओर संकेत करती है। ऑप्शन आप लोग का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में आप लोग का सवाल है कि वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला, यानी बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक का संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सृजनात्मकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि शिशु में मानसिक स्वास्थ्य हेतु निम्न में क्या अत्यंत आवश्यक है? अच्छे शिक्षक, दंड, पुरस्कार, बड़ों का स्नेह। तो शिशु में मानसिक स्वास्थ्य हेतु यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है, क्या अत्यंत जरूरी है दोस्तों? याद रखिएगा, बड़ों का स्नेह अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में आप लोग का सवाल है कि खेलों के द्वारा व्यक्ति अपनी भावी जीवन की तैयारी करता है। ठीक है, अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह कथन किस मनोविज्ञान की है? जे.एस. रॉस का, स्टेनली हॉल का, कार्ल ग्रुस का या फिर स्पेंसर का। तो यह कथन दिया है दोस्तों किस मनोविज्ञान ने? याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल ग्रुस नामक मनोविज्ञान ने इस प्रकार के कथन को व्यक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में आप लोग का सवाल है कि निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? एक ऐसा विधि दोस्तों जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है, उस विधि को निगमन विधि कहा जाता है। और ऐसा विधि जिसमें दोस्तों पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों आगमन विधि। जो कि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं, मेरा पहला वीडियो, तो उस समय दोस्तों मैंने इन दोनों का जिक्र किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का सवाल में पूछा गया है कि निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी विकल्पों में से सभी। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं।
28 में सवाल है कि कक्षा में यानी क्लास में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, दोनों या फिर विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो कक्षा में जो विद्यार्थी जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके उमंग को बढ़ाने के लिए, उसको साहस दिलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में आप लोग का सवाल है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, किस में अलग होते हैं। विकास क्रम में, विकास की दर में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में या फिर विकास की सामान्य क्षमता में। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है दोस्तों विकास की दर में। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे दोस्तों उस दो मंदबुद्धि बालकों के साथ, ये सवाल में पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को सीखना है, तकनीक को सीखेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग को ये वाला वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जितना भी आप लोग सवाल को देखे बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। ये बहुत ही तरासा हुआ आप लोग का प्रश्न देखने मिला इस सेट में, इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा, दिल से आप लोग बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग का खाली है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भर के बताइए। और दोस्तों 30 में आप लोग का कितना सही हुआ ये भी आप लोग जरूर से जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टिप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।